गुड मॉर्निंग। वेल, यूपीएससी के पेपर जो है डिस्कस कर रहे थे हम। इससे पहले हमने यूपीएससी के जो है 3 पेपर डिस्कस कर लिए। जीएस का जो पेपर 1, 2 एंड 3, ये तीनों हमने डिस्कस कर लिए थे। और अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जीएस जनरल स्टडी पेपर 4, जिसमें क्या आता है, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड सोशल जस्टिस और ऐसे मुद्दे जो हैं पेपर 4 में आते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ आती है, वो आती है केस स्टडी। तो यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा कि केस स्टडी क्या होती है और किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। एथिक्स जो है वो उसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं है, काफ़ी वाइड सिलेबस जो है इसका है। तो इसमें जनरली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह के हम अपनी सोशल लाइफ में जो देख रहे होते हैं, उस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेल, स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए है जिसमें जो है एथिक्स और इंटीग्रिटी और सोशल जस्टिस आता है। इसके बाद में सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में जो है वो होता है केस स्टडी। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सार्वजनिक जीवन यानी कि पब्लिक लाइफ, वे आधारित सिद्धांत क्या हैं? इनमें से किन्हीं 3 सिद्धांतों को उपयुक्त उदाहरणों के साथ में स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक लाइफ? इलिस्ट्रेटेड एनी 3 दीज इन दिस एग्जाम्पल के साथ में आपको 3 यहाँ पे बताना है। तो देखो, सार्वजनिक जीवन क्या होता है? सार्वजनिक यानी कि पब्लिक लाइफ वो होती है जो हम, ठीक है, पब्लिकली जीते हैं। लाइक दैट कि जैसे कि कोई राजनेता है, ठीक है। अब अगर कोई राजनेता है तो वो जो भी डिसीजन ले रहा है, वो जो भी कुछ कर रहा है, वो उसकी पर्सनल लाइफ नहीं होकर कई जगह वो जो काम करता है वो पब्लिक लाइफ के अकॉर्डिंग काम करता है। जैसे संसद में बैठे जितने भी राजनेता हैं, अगर ये वहाँ पे कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, तो ये यहाँ पे इनकी क्या है, ये इनकी क्या है, पब्लिक लाइफ है। अब पब्लिक लाइफ में जो है इसके क्या सिद्धांत होने चाहिए वो हमें यहाँ पे बताने हैं। इनमें से कोई 3 बताने हैं, काफ़ी सारे होते हैं। जैसे कि एक तो क्या है कि भ्रष्टाचार इनमें नहीं हो, ठीक है। सबसे पहला तो यही मुद्दा रहता है कि भ्रष्टाचार इनमें नहीं हो, समानता को ये फॉलो करें, ठीक है, और न्यायपूर्ण तरीके से ये क्या करें, काम करें, यानी कि जस्टिस जो है, जस्टिसेबल ही काम करें, ये समानता हो इनमें और भ्रष्टाचार नहीं हो। इसके अलावा जैसे कि कहते हैं कि भाई भतीजावाद नहीं हो इनमें, यानी कि अपने लोगों को ये जो है फ़ायदा पहुंचाने वाली ऐसी नीतियाँ नहीं बनाए, ऐसे कुछ है। तो इनमें से आपको कोई 3 जो है लेकर उनके ऊपर लिखना है। ज़्यादा लिखना है नहीं, यहाँ पे आपको 150 वर्ड से यहाँ पे लिखने हैं। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करना है कि सार्वजनिक लाइफ क्या होती है, सार्वजनिक जो पब्लिक लाइफ है वो क्या होती है। उसके कुछ सिद्धांत आपको यहाँ पे मेंशन करने हैं 1-1, जैसे कि डायरेक्टली पॉइंट टू पॉइंट लिखने हैं। फिर इनमें से किन्हीं 3 को आपको क्या करना है कि एलुबरेट करना है, किसी 3 को आपको क्या करना है, एलुबरेट करना है। ऐसे करके यहाँ पे 150 वर्ड लिखने हैं, यानी कि 30-40 वर्ड में तो आपको क्या करना है, पहले डेफिनेशन बता देनी है कि सार्वजनिक जीवन क्या है। उसके बाद में आगे वाले जो है आप ऐसे समझ लीजिए कि 20 वर्ड जो है वो लिखोगे कि कितने सारे सिद्धांत आपने, मान लीजिए कि 10 यहाँ पे लिख दिए, ओके। ऐसे करके लाइन टू लाइन आप 10 लिख देंगे। इसके बाद में जो 100 वर्ड्स बचेंगे, उन 100 वर्ड्स में आपको यहाँ पे फ्रेम करना है कि किन्हीं 3 को आपको एलिब्रेट करना है। 30-40 वर्ड आपको है वो मिलते हैं पर्टिकुलर एक को लिखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, लोक सेवक शब्द से आप क्या समझते हैं? लोक सेवक की प्रत्याशी भूमिका पर विचार कीजिए। What do you understand by the term of public servant? पब्लिक सर्वेंट, जिस सर्विस की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस सर्विस की हम तैयारी कर रहे हैं, उसको लोक सेवक ही कहते हैं, ठीक है। तो लोक सेवक शब्द यहाँ पे उससे क्या आप मीनिंग निकाल रहे हो, और लोक सेवक की प्रत्याशित भूमिका पर विचार कीजिए कि उसकी जो भूमिका, उसका जो रोल होता है वो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, लोक निधियों का प्रभावी उपयोग विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हेतु निर्णायक है। लोक निधियों के अल्प उपयोग, दुरुपयोग के कारण समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए, उनके निहितार्थों की समीक्षा कीजिए। लोक निधि क्या होती है? पब्लिक फंड, ठीक है। लोक निधि क्या होती है? पब्लिक फंड। अब पब्लिक जो हम टैक्स देते हैं, ठीक है, जो भी आप टैक्स देते हैं वो सारा इकट्ठा होता है, या जो रेवेन्यू इकट्ठा आता है वो उसी को क्या कहते हैं? लोक निधियाँ कहते हैं। इसके प्रभावी उपयोग के लिए विकास के लक्ष्य के बारे में बात करनी है, और इनका उपयोग जो है, उपयोग, सही उपयोग कैसे होता है, इनका दुरुपयोग कैसे होता है, दोनों के बारे में आपको क्या करना है, समालोचना को लिखना है। यानी कि ना तो यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव लिखना है और ना जो है पूरा का पूरा पॉजिटिव लिखना है, दोनों में बैलेंस करके लिखना है, जिसे को कहते हैं सम आलोचना। यानी कि आधी आलोचना आप सही कर रहे हो और आधी जो है आप पॉजिटिव भी लिख रहे हो। नंबर 2 का जो है बी क्वेश्चन देखते हैं, लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य का अनिष्पादन भ्रष्टाचार का एक रूप है, क्या आप इस विचार से सहमत हैं? इसके उत्तर की तरफ संगत व्याख्या कीजिए। लोक सेवक जो भी जो है पब्लिक सर्वेंट है, वो क्या करता है, अपने कर्तव्य का अनिष्पादन कर रहा है, यानी वो अपना काम जो है कर नहीं रहा है। अब काम नहीं करना भी क्या है? भ्रष्टाचार का ही एक रूप है। यानी कि ठीक है कि आपको पर्टिकुलर एक काम दिया गया और वो काम आपने किया नहीं, तो इसको भी किस में काउंट कर रहे हो? आप भ्रष्टाचार में ही काउंट कर रहे हो। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? अपने उत्तर की तरफ संगत व्याख्या कीजिए। अगर आप सहमत हैं
तो अपने जो है आप अपने तर्क दीजिए और फिर इसको व्याख्या कीजिए। 150 वर्ड्स आपको यहाँ पे आंसर लिखना है। सांवैधानिक नैतिकता से आप क्या समझते हैं? सांवैधानिक नैतिकता का अनुसरण कोई किस प्रकार कर सकता है? देखो, नैतिकता क्या होती है? नैतिकता यानी होती है वैल्यूज के अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हो तो उसी को क्या कहते हैं? नैतिकता कहते हैं। लाइक दैट कि हमारे वैल्यूज में ऐसे है कि हमारे जो माता पिता हैं, हमारे जो पेरेंट्स हैं, उनके हमें जो है पाँव छूने चाहिए, तो ये हमारी नैतिकता है। और ये हमारी नैतिकता है कि हमारी वैल्यूज के अकॉर्डिंग है, हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग है। वैसे ही एक नैतिकता बनती है संविधान के अनुसार, यानी कि संविधान क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। जैसे संविधान अगर कहता है कि आर्टिकल 14 के अकॉर्डिंग कानून के समान समानता है, तो कानून के समान समानता के अकॉर्डिंग ही हमें क्या करना पड़ेगा? सभी से बिहेव करना पड़ेगा। तो संविधान के अकॉर्डिंग जो नैतिकता उत्पन्न होती है, जैसे कि यहाँ पे सभी के साथ में हमें समान व्यवहार करना पड़ेगा, कानून के नज़र में सभी समान हैं, तो अगर हम समान व्यवहार करते हैं तो वो क्या है? संवैधानिक नैतिकता है। संवैधानिक नैतिकता का अनुसरण कोई किस प्रकार करता है, ये आपको बताना है कि इसका अनुसरण किस प्रकार करते हैं। तो हमें जो है यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स में जितने भी रूल हैं उसके अकॉर्डिंग जो जितने राइट्स हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नैतिकता को बताना है। इसी में जैसे कि एक ये भी आ जाता है आर्टिकल 17 और आर्टिकल जो है आर्टिकल 18 भी इसी में आ जाता है, जो आपकी अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी को जो ख़त्म किया गया है। ठीक है, अब हम उसका क्या कर रहे हैं? हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं, उसका अनुसरण कर रहे हैं, यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया उसका अनुसरण कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो वो भी क्या है? संवैधानिक नैतिकता है। हमें किस प्रकार इसका प्रकार से यूज करते हैं जीवन में, तो वो हमें यहाँ पे मेंशन करना है। नंबर 3 क्वेश्चन है, अंतःकरण का संकट से क्या अभिप्राय है? सार्वजनिक अधिकारी क्षेत्र में ये किस प्रकार अभिव्यक्त होता है? अंतःकरण का संकट। अंतःकरण का संकट क्या? अंतःकरण क्या होती है? अंतःकरण होता है आपका कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस यानी कि आपकी अंतरात्मा, यानी कि जो मैं सिंपली अगर अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो आपकी जो है अंतरात्मा है वो क्या कहती है किसी चीज़ को लेके। अंतरात्मा का संकट क्या होता है कि जब मान लीजिए कि जैसे कि कहीं पे आपको जो है छात्रवृत्ति या फिर कहीं पे आपको जो है पेंशन देने के लिए कहा गया कि जो है कुछ गरीब लोग हैं उनको आपको पेंशन देनी है, और उसमें फिर क्या होता है कि मान लीजिए कि उन्हीं को देनी है जिस घर जो ज़्यादा गरीब हो और जिसकी एज जो है वो 65 वर्ष से जो है ऊपर हो, और जिसकी एज जो है 65 वर्ष से मान लीजिए कि ऊपर हो। ठीक है, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं हो, इस तरह से। या फिर जो है एक लेडी को देनी है, जो विधवा लेडी जो 65 वर्ष से ऊपर है उन्हीं को देनी है। होता क्या है कि आपके पास में एक लेडी आती है, 65 वर्ष की ही है वो, ठीक है, मान लीजिए वो 65 वर्ष की है, लेकिन वो विधवा नहीं है और उसका पति जो है उसके साथ में नहीं रहता, मारपीट करता, और वो कहती है कि मतलब कि मैं डिपेंडेबल, मैं मतलब कि गरीब हूँ और हस्बैंड जो है मेरा वो साथ में नहीं रहता और मेरे पास में कोई काम भी नहीं है, तो क्या मेरे को भी इस पेंशन वाली योजना में मेरा नाम ऐड किया जा सकता है क्या? तो यहाँ पे खड़ा होता है अंतरात्मा का संकट आपके कि यार मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे अगर 65 वर्ष से ऊपर है उसको पेंशन देनी थी और विधवा को देनी थी, लेकिन अब इसका हस्बैंड इसके साथ में नहीं रहता, तो इसको क्या काउंट करूँ मैं? विधवा इसको काउंट कर नहीं सकता। स्थिति के अकॉर्डिंग आपको देनी चाहिए, लेकिन नियम कहता है कि नहीं, आप दे नहीं सकते क्योंकि विधवा को देनी। तो वो होता है अंतरात्मा का संकट कि आपकी जो है रूल्स कुछ और कह रहे हैं और जो है आपका मन जो है वो कुछ और कह रहा है, तो वहाँ पे आप किस तरह से जो है क्या अभिप्राय है ये बताना है। और ये अधिकारिय क्षेत्र में जो है किस तरह से जो है अभिव्यक्त होता है, यानी कि जब हम काम करते हैं तो किस तरह से आता है। तो इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल आप बना बना के यहाँ पे दे सकते हैं कि ऐसा होता है तब फिर इस तरह से जो होता है। नागरिकों के अधिकार पत्र चार्टर आंदोलन के मूलभूत सिद्धांतों को स्पष्ट कीजिए, उसके महत्व को यहाँ पे बताइए। एग्जाम्पल, एक्सप्लेन द बेसिस प्रिंसिपल ऑफ द सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर के आपको यहाँ पे बताना है और उसके इंपॉर्टेंस को यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4B। एक विचार यह है कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम सूचना के अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में एक बाधा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? शासकीय गुप्त बात यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सीक्रेट होती हैं, ठीक है। अब उन सीक्रेट चीज़ों को भी ओपन करना पड़ता है, किस वजह से? जो सूचना का अधिनियम और सूचना का जो अधिकार है उसके अकॉर्डिंग। जैसे एक बात ही आ रही थी राफेल के बारे में, आप राफेल को ही ले लो, काफ़ी विवाद आ रहा था, तो उसमें जो है बार बार मांग की जा रही थी कि हमें इसके बारे में पूरी डिटेल चाहिए। बार बार जो है वो सिक्योरिटी ऑफिसर्स या हमारे जो रक्षा मंत्री वो भी कह रहे थे कि हम जो है पूरी तरह से इसके बारे में हम बता नहीं सकते, क्योंकि कुछ जो है हमारी जो है गुप्त सूचनाएं हैं, इसमें क्या लगाया है हमने, कितना इसमें इन्वेस्ट किया है, इसमें नया क्या डाला है हमने, ये सारी चीज़ें हम बता नहीं सकते। तो यहाँ पे ये परेशानी है। तो आप किस प्रकार से इसमें सहमत है कि कुछ ऐसी पॉलिसी जो हमारी होती है जिनको हम क्या कर सकते हैं, बता नहीं सकते। दूसरा चीज़ कि सिटीजन्स के पास में राइट है, नागरिकों के पास में राइट है सूचना का अधिकार, तो दोनों में आपस में जो है किस प्रकार एक प्रॉब्लम है ये कि किस प्रकार शासकीय गुप्त बात में एक बाधा है।
शासन में सत्यनिष्ठा से आप क्या समझते हैं? इस शब्द की आपकी समझ के आधार पर सरकार में सत्यनिष्ठा को सुनिश्चित करने के उपाय कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, सत्यनिष्ठा क्या होती है, आपको यह बताना है। तो सत्यनिष्ठा क्या होती है कि आप सत्य के प्रति अटल हैं, यही होती है सत्यनिष्ठा, कि जो सच है आप उसी को फॉलो कर रहे हैं, बस यही सत्यनिष्ठा होती है और उसी के अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हो। इस शब्द की आपकी समझ यानी कि आपकी अपनी समझ जो है वो क्या कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेगात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके अपने संवेदों के आपके विरुद्ध कार्य करने के बजाय आपके लिए कार्य करवाने में समर्थ है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप जो है अपनी समझ के आधार पर जो है क्या सोचते हैं, ठीक है, आपकी जो है इंटेलिजेंस क्या कहती है, इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है वो क्या कहता है, तो वो क्या करता है अपने संवेदों के आपके विरुद्ध कार्य करवाने के बजाय आपके लिए कार्य करवाने का सामर्थ्य है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस है किसी में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग अगर कार्य करेगा तो वो अपने लिए ही कार्य करवाएगा, ठीक है, कि उसको मेरे ब्रेन को जो ठीक लगेगा मैं उसको कार्य करूंगा, न कि अपने विरुद्ध कोई कार्य करने के लिए जाऊंगा, ठीक है। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। एक क्वेश्चन नंबर 6 है, एक अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है, ठीक है, और दूसरा इसको एक्सप्लेन करना है कि सुकरात का कहना है कि एक अपरिचित जीवन जो है जीने योग्य नहीं है, तो इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है व्यक्ति और कुछ नहीं केवल अपने विचार का उत्पाद होता है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। ये गांधी जी की लाइन है, ठीक है, महात्मा गांधी की लाइन है ये। इसको एक्सप्लेन करना है कि इसको जो है आपको एक्सप्लेन करना है, यानी दोनों को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नंबर 6 का थर्ड सी है, जहाँ हृदय में सुचिता है वहाँ चरित्र की सुंदरता है। जब चरित्र में सौंदर्य तब घर में समरसता है, जब घर में समरसता है तब राष्ट्र सुव्यवस्था है, जब राष्ट्र में सुव्यवस्था है तब विश्व में शांति है। अब्दुल कलाम साहब के शब्द हैं ये, आपको एलिब्रेट करने की इनके थ्रू वो क्या कहना चाहते हैं या फिर आप इनसे क्या समझ रहे हैं। ये हुआ सेक्शन ए। अब आता है सेक्शन बी, जिसमें जो है क्या है, केस स्टडी है। यहाँ पे आपको कुछ केस दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि अगर आप इस स्थिति में होते तो आप क्या सॉल्यूशन निकाल के देते। पहली केस स्टडी किससे रिलेटेड है, प्राकृतिक आपदा से, यानी कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो है उससे। गंभीर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित एक क्षेत्र, यानी एक एरिया है जहाँ पे क्या है गंभीर आपदा आ चुकी है, मान लीजिए कि वहाँ पे क्या आ चुका है, भूकंप आ चुका है, ठीक है, या फिर अभी जो है बाढ़ चल रही है, तो ऐसे समझिए कि बाढ़ आ चुकी है, ओके। हजारों लोग बेघर हो गए, बाढ़ आ गई, काफ़ी सारे लोगों के घर डूब गए, बेघर हो गए, भोजन, पेयजल और अन्य मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गया। बाढ़ आ गई तो भोजन के लिए संकट आ गया, पानी पीने के लिए पानी नहीं है और मूलभूत सुविधाओं से वंचित हो गए। मूसलाधार वर्षा व आपूर्ति मांगों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव कार्य बाधित हो गया, यानी कि बाढ़ ही आई है, यहाँ पे भूकंप नहीं मानेंगे, बाढ़ ही आई है, ओके। मूसलाधार बारिश, हैवी रेन चल रही है, आपूर्ति मांगों के क्षतिग्रस्त होने से बचाव कार्य बाधित हो गया। अब क्या है कि हम बारिश इतनी ज़्यादा आ रही है कि हम उनकी हेल्प भी कर नहीं पा रहे हैं, जो हमें आपूर्ति करवानी थी वो आपूर्ति क्षेत्र भी जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। यानी कि हमने यहाँ पे एक सेंटर बनाया था जिसमें हम क्या कर रहे हैं, भोजन वगैरह दे रहे थे, अब ये भी क्या है, बारिश तेज आई तो ये भी जो है लगभग नष्ट हो गया। विलंबित और सीमित राहत कार्य से स्थानीय लोग बहुत क्रोधित हो गए। अब क्या हुआ कि हमने ये सेंटर बनाया था, इस सेंटर से सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहे थे, ये सेंटर भी नष्ट हो गया। अब इस सेंटर से हम भोजन वगैरह प्रोवाइड करा रहे थे, तो अब लोगों के पास में क्या हुआ कि ये भोजन वगैरह जो है फूड वगैरह पहुंचा नहीं, तो लोग क्या हो गए, लोग हो गए गुस्सा, क्रोधित हो गए, कि लोग क्या हो गए, गुस्सा हो गए हैं लोग। जब आपका दल प्रभावित क्षेत्र में पहुंचा, फिर क्या होता है कि हमारे जो ये लोग तो गुस्सा होएंगे, फिर हम क्या करते हैं कि हम जब इस लोगों को अपनी जो यूनिट को लेकर, अपनी टीम को लेकर जब हम इन लोगों के पास में पहुंचते हैं, तब लोग दल के कुछ सदस्यों पर हमला बोल देते हैं। ये जो लोग गुस्सा थे, इन्होंने अपना गुस्सा निकाला हमारे लोगों के ऊपर और हमारे लोगों के साथ में क्या करी, इन्होंने मारपीट करी। आपके दल का एक सदस्य मारपीट करते हैं, पिटाई भी करते हैं, आपके दल का एक सदस्य गंभीर रूप से घायल हो जाता है और हमारी यूनिट का एक मेंबर है वो थोड़ा ज़्यादा सीरियसली जो है उसको चोट भी लग गई। संकट की इस स्थिति में दल के कुछ सदस्य अपने जीवन को खतरे के डर से आपसे आग्रह करते हैं बचाव कार्य रोक दिया जाए, ठीक है। यहाँ पे अपनी जो है इसे समझ लीजिए कि 20 लोगों की एक टीम थी, उस टीम में एक को ज़्यादा मारा और हम जो है, मैं क्या हूँ, आप क्या हो, टीम के लीडर हैं, ठीक है। बाकी के जो आपसे लोग कहते हैं कि सर यहाँ पे मारपीट हो रही है और खतरा है अपने जीवन को, छोड़ दीजिए, चलते हैं यहाँ से, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अब आपको बताना है कि आप क्या करेंगे, क्या छोड़ के चले जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। इसी को आपको एलोबरेट करना है, 250 वर्ड्स लिखने हैं और यही लिखना है कि ऐसी स्थिति जो है आपको
हर दिन यहाँ पे सामना करना पड़ सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए छोड़ के जाने का तो यहाँ पे चांस ही नहीं है आपको, ये तो आंसर में लिखने जैसी कोई बात ही नहीं है। सिर्फ समझाइश होगी यहाँ पे कि हम लोगों को समझाएंगे कि जिस तरह से आप परेशान हो, हमारा यहाँ पे सेंट्रल टूट गया और ये सारी सुविधाएं हम दे नहीं पाए, फिर भी हम आपके लिए ही काम कर रहे हैं और हम कोशिश भी यही कर रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से आपको प्रोवाइड करवाई जाए सारी चीज़ें। तो आप क्या करोगे कि आप जो है दो लोगों को समझाओगे, एक तो पहले तो अपनी यूनिट के लोगों को समझाओगे और दूसरे फिर जो बाकी के जो लोग हैं, जो जनता है, उनको आप समझाओगे। ऐसे करके समझाइए से, और साथ में आप क्या करोगे, उन जनता के लोगों को समझा के और उनको भी आप साथ में काम करने के लिए जो है आग्रह करोगे कि हमारी यूनिट में इतने ही मेंबर हैं, प्लस आप भी अगर हमारे साथ में जुड़ते हो तो हम ज़्यादा बेहतरीन तरीके से लोगों की हेल्प कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये जो है बचाव कार्य रोक दिया जाए, रोकना वाला तो पॉसिबल ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि एक जो भी अगर ऑफिसर है कोई तो उसको हर दिन ऐसी चीज़ों से सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे यही हम जो है आंसर करेंगे कि छोड़ के तो नहीं जाएंगे, प्लस जनता को ही अपनी तरफ मिलाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब वो मिल जाएंगे तो बेहतरीन तरीके से जो है हम अपना काम कर पाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड केस स्टडी है, ईमानदारी और सच्चाई एक सिविल सेवक के प्रमाणक है। यानी सबसे पहले ऑनेस्टी और ट्रुथ जो है, ईमानदारी और सच्चाई, इन गुणों से युक्त सिविल सेवक किसी भी सुदृढ़ संगठन के मेरुदंड माने जाते हैं। यानी कि अगर ईमानदारी किसी ऑफिसर में है और सच्चाई है तो ऐसे समझ लीजिए कि वो सबसे जो है स्ट्रॉन्ग जो है यूनिट है उनके। कर्तव्य निर्वहन के दौरान वे विभिन्न निर्णय लेते हैं, कभी कभी इनमें से कुछ निर्णय सद्भाविक भूल भी बन जाते हैं। यानी कि जब आप ज़्यादातर अपनी जो है ऑनेस्टी पे टिके होकर काम करते हो तो कई बार आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो आप भूलवश ले लेते हो और वो गलत साबित हो जाता है। जब तक ऐसे निर्णय जानबूझकर नहीं लिए जाते, यानी कि आपने कोई ऐसा डिसीजन ले लिया जो गलत था, अब वो जो डिसीजन गलत ले लिया वो हो सकता है आपकी भूल हो, लेकिन ये भूल कब तक मानी जाएगी, जब तक मानी जाएगी जब तक एक तो ये कि आपने जो है ऐसा जानबूझ के नहीं किया। ठीक है, कि मान लीजिए कि एक क्रिमिनल था जिसको आप पकड़ के लेके जा रहे थे और उसको वो क्या भागने की कोशिश कर रहा था और आपने जो है उसके पैर पे गोली मारने के लिए गोली चला दी। गोली की आवाज़ सुन के वो बैठ जाता है और गोली जो है उसके मान लीजिए कि पीठ में लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। तो क्या अब आपके ऊपर केस चलना चाहिए? आपसे जो हुआ है वो आपसे जो है वो आप भूल हुआ है, आप उसके पाँव पे गोली चला रहे थे, जानबूझ के आपने उसको सीने पे गोली मारने की कोशिश नहीं करी, लेकिन उसने क्या हुआ, वो उसी टाइम बैठ जाता है और गोली जो है उसकी मान लीजिए कि उसके सर में लग जाती है। तो आपने जानबूझ के नहीं किया और साथ ही ये हुआ कि आपने किसी को फायदा पहुंचाने के लिए भी नहीं किया, व्यक्तिगत लाभ प्रदान नहीं करते। यानी दो काम नहीं होने चाहिए यहाँ पे, व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने के लिए आप काम नहीं कर रहे हैं, तब तक अधिकारी को दोषी नहीं कहा जा सकता। यानी कि दो काम, न तो आपने ये चाहा कि इस क्रिमिनल को मारने से किसी और आदमी को लाभ हो जाएगा, न तो आपने ये चाहा, ना आपने चाहा कि आप जानबूझ के उस क्रिमिनल को मारना चाहते थे। अगर ये दोनों काम नहीं होते हैं तो वो क्या मानी जाएगी, आपकी भूल मानी जानी चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसे निर्णयों से दीर्घावधि में अप्रत्याशित प्रतिकूल परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं। यानी कि ये भूल हुई आपसे, आप चाह कुछ और रहते, हुआ कुछ और। अब ये जो आपकी भूल थी, लेकिन फिर भी आपके खिलाफ क्या हो जाता है, यहाँ पे मुकदमा दायर हो जाता है और आपको जो है सजा भोगनी भी पड़ सकती है। अभी हाल ही में कुछ ऐसे उदाहरण सामने आए जिनमें सिविल सेवकों को सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त किया गया है, उन्हें अक्सर अभियोजित और बंधित भी किया गया है। यानी कि सेम केस जो मैंने आपको बताया कि क्रिमिनल को आप लेके जा रहे थे, उसने गलती से भागने की कोशिश करी, आपने उसके पाँव पे गोली चलाई, पाँव गोली की आवाज़ सुन के वो बैठ गया और गोली उसके सर में लग गई और वह मर गया। अब आपने ना तो यहाँ पे जानबूझ के काम किया था, ना आपने उसको मारकर किसी और गिरोह को लाभ पहुंचाने की कोशिश करी थी, और तो ये क्या होनी चाहिए, आपकी भूल। बट स्टिल आपके ऊपर जो है केस चलाया जाता है और आपको जो है बंदी भी, मान लीजिए कि आपको कुछ दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भी रखा जाता है। इन प्रकरणों के कारण सिविल सेवकों की नैतिकता रचना को अत्यधिक शक्ति पहुंची। यानी कि ऐसे जब होते हैं तो अगर आप जब इस स्थिति में होगे तो आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, क्या फील कर सकते हो कि ऐसी प्रवृत्ति होती है। तो यह प्रवृत्ति लोक सेवकों के कार्य निष्पादन को किस प्रकार प्रभावित करती है। अब जब ऐसा होता है तो आप जब नेक्स्ट टाइम काम करोगे तो आपके कार्य निष्पादन को, यानी कि आप काम करने में जो है किस तरह से इफेक्टेड हो जाओगे। यह सुनिश्चित करने के लिए कि ईमानदार सिविल सेवक सद्भाविक भूलों के लिए आलिप्त नहीं किए जाए, क्या उपाय किए जाने चाहिए। यानी कि जब ऐसी भूलें होती हैं तो उनके ऊपर जो है केस तो नहीं होना चाहिए कम से कम, और केस होकर उनको जो है जेल या जुडिशियल कस्टडी नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, ये आपको यहाँ पे बताना है। पहले आपको ये बताना है कि आपके साथ में ऐसे हुआ, तो मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल देके आपको बताना है कि अगर ऐसा होता है तो जो आप कार्य निष्पादन करते हो, यानी कि जो आप काम करते हो, ठीक है,
उसके ऊपर पहले तो क्या फ़र्क पड़ा कि दोबारा से आप जो है अगर वो भाग रहा है तो आप उसके पीछे ही भागोगे, ठीक है। उसको पकड़ने के लिए आप अगर वो मान लो कि आपके ऊपर फायरिंग करता है पहले, तो भी आप डरोगे कि गलती से अगर ये मर गया तो फिर हमारे ऊपर फिर मुकदमा चलेगा, फिर हमारे ऊपर ज़्यादा परेशानी आएगी। तो आप कोशिश करके भी जो है मतलब कि चाहते हुए भी उसको पकड़ नहीं पाओगे, ऐसी चीज़ें आएंगी। सेकंड थिंग कि आपको यहाँ पे फिर ये बताना है कि उपाय क्या करे जाने चाहिए कि ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे जो ईमानदार लोग हैं उनके ऊपर केस नहीं चले, इसके लिए क्या करना चाहिए आपको ये बताना है, ठीक है। कमेंट में 2-4 आप अपनी तरफ से जो है कुछ आइडियाज़ तो ज़रूर देने की कोशिश करना। एक और केस स्टडी करते हैं यहाँ पे। एक संख्या में एक महिला कर्मचारी वाली एक परिधान, यानी कि एक ऐसे समझिए कि यहाँ पे ये जो कपड़े की एक जो है कंपनी है, एक कपड़े की कंपनी है, इसमें सारी की सारी क्या है, महिलाएं हैं। ज़्यादातर जो है इसमें कौन है, महिलाएं हैं, ओके। अब इसमें क्या होता है, किसी कारण से जो है गिरावट आ जाती है, यानी कि बिक्री में क्या आ जाती है, यहाँ पे गिरावट आ गई, ओके। अब गिरावट आ गई तो ये क्या करते हैं कि अपॉइंट करते हैं, कंपनी ने एक प्रतिष्ठित विपणन अधिकारी को नियुक्त कर लिया। अब कंपनी ने क्या किया कि एक जो है मार्केटिंग ऑफिसर को, यहाँ पे मेल है ये, ठीक है, कि ये क्या है, मेल है, और इसको अपॉइंट कर लिया, जिसने अल्पावधि में ही विक्रय की मात्रा को बढ़ा दिया। अब इसने थोड़े से अपने आइडियाज़ लगाए और सेल को क्या कर दिया, वापस बढ़ा दिया, ठीक है। तो सेल बढ़ गई। कुछ समय पश्चात लेकिन उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के लिप्त होने की कुछ अपुष्ट शिकायतें सामने आई। अब इसमें क्या थी, कंपनी में महिलाएं काम करती थी, तो महिलाओं के साथ में इसने जो है कुछ छेड़छाड़ करी, उसकी घटनाएं आ रही थी, ठीक है। कुछ समय पश्चात एक महिला कर्मचारी ने कंपनी के प्रबंधन के विपणन अधिकारी के विरुद्ध, यानी कि कंपनी के जो मैनेजर हैं, डायरेक्टर मैनेजर हैं, उनको जाके शिकायत करी कि ये मैनेजर जो आपका ये मेल जो मार्केटिंग ऑफिसर आया है वो छेड़छाड़ करता है। लेकिन इस पर उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। फिर इस पर क्या करते हैं कि वो महिला जाके पुलिस में जो है जाकर क्या करती है, केस दर्ज करा देती है, ठीक है। अपनी शिकायत के प्रति कंपनी की संज्ञान लेने की उदासीनता को देखते हुए कि उसके क्या हुआ कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, कंपनी ने ध्यान नहीं दिया, तो उस महिला ने क्या किया, महिला कर्मी ने वहाँ पे जो है पुलिस के अंदर जाके पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। अब कंपनी एक्टिव हुई और कंपनी ने कहा कि आप, हमारी कंपनी की इमेज खराब होगी, आप इसको वापस ले लो, FIR को, आपकी जो कंप्लेन है, और इस कंप्लेन को लेने के लिए हम आपको क्या देंगे, मोटी रकम यानी पैसे देंगे। अब आप अगर मान लो कि अगर होते तो आप क्या करते, वापस लेते या फिर आप काम करते या फिर उसके खिलाफ जो है पूरा एक्शन लेते। आपको यहाँ पे ये बताना है कि आपका जो है डिसीजन जो है यहाँ पे क्या होता, ठीक है। तो आप बताइएगा अपना डिसीजन कि आपको क्या होता, यही केस स्टडी होती है। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कह रहे हैं, ये बड़ी समस्या है जो आपको हर न्यूज़पेपर में, हर आर्टिकल में, एडिटोरियल में मिल जाती है, ठीक है। एक सीमांत राज्य के एक जिले में, ठीक है, सीमांत राज्य यानी कि कहीं पे जो है आपकी बाउंड्री वाला राज्य, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, कश्मीर, ये जो बाउंड्री वाले राज्य हैं, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य जो किसी अन्य जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, सीमांत राज्य है, वहाँ पे नशीले पदार्थों की जो है तस्करी होती है, ठीक है। जैसे कि इधर मान लें कि राजस्थान का जो एरिया है वो पाकिस्तान के साथ में टच में होता है। अब पाकिस्तान के साथ में राजस्थान के जो है 4 जिले टच होते हैं, ठीक है, जिनमें से मान लीजिए कि बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, गंगानगर है। तो यहाँ पे जो है काफ़ी जो है जो अफीम वगैरह का व्यापार, यानी कि नशीले पदार्थों का व्यापार जो है काफ़ी तस्करी होती है इधर से इधर। इसके बाद में यहाँ पे जो म्यांमार वाला एरिया आ जाता है, म्यांमार वाले एरिया में भी जो है यहाँ पे, और फिर बांग्लादेश वाले में भी काफ़ी सारी जो है तस्करी होती है, यानी कि बॉर्डर पार जो सिंपली जो है वहाँ पे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि खतरा इनका ज़्यादा अनियंत्रित हो गया, यानी कि बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे पंजाब के ऊपर जो मूवी भी देखी होगी आपने, उड़ता पंजाब, जिसमें यही दिखाया है बेसिकली। इसके परिणाम स्वरूप काले धन का प्रचलन, पोस्ट की खेती, यानी कि काला धन खूब सारा इकट्ठा हो रहा है, पोस्ट की खेती हो रही है, ठीक है, एक नशीला पदार्थ होता है। हथियारों की तस्करी भी हो रही है, व्यापक हो गई है। शिक्षा व्यवस्था ठप हो गई है, ठीक है, जैसे पंजाब का हाल। संपूर्ण व्यवस्था एक प्रकार की समाप्ति के कगार पर है। अपुष्ट खबरों से स्थानीय राजनेता और पुलिस उच्च अधिकारी भी ड्रग माफिया को संरक्षण दे रहे हैं, यानी कि जो है सिर्फ यही नहीं मिले हुए, राजनेता भी मिले हुए हैं, ठीक है, और कुछ जो है उच्च अधिकारी हैं वो भी मिले हुए हैं। इस वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, स्थिति जो है खराब हो रही है। अब होता क्या है, ऐसे समय में परिस्थिति को संभालने के लिए एक महिला पुलिस अधिकारी जो परिस्थिति से निपटने के लिए अपने कौशल के लिए जानी जाती है, एक जो है SP है, पुलिस महिला अधिकारी है SP, और वो ऐसे कार्यों के लिए जानी जाती है। अब वो वहाँ पे आती है। तो मान लो कि आप वही पुलिस अधिकारी हो, ठीक है, खुद को महिला पुलिस अधिकारी समझना। अगर आप वो पुलिस अधिकारी हो तो आप वहाँ पे अब क्या करोगे, ठीक है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट केस स्टडी जो है 11 नंबर क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है और ये भी आप देख लीजिए, ठीक है।
वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ के और कुछ अपनी जो है आप आइडिया जरूर से दें केस स्टडी के बारे में कि आप इनके बारे में क्या